नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे दो केसेस जिनको अप्रूव किया गया था और किस जस्टिफिकेशन के साथ अप्रूव किया गया, कैसे मिटिगेट करके प्रूव किया गया, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज। तो अगेन डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि जो ये वीडियोज़ हैं, जो ये केसेस डिस्कस किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने देखे हों खुद ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी देखे हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखे हो सकते हैं, मेरी प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, मेरी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं। और उसमें डाटा, प्रोफाइलर्स, चीज़ें आपकी सिंप्लिसिटी के लिए और आपको समझाने के लिए सब कुछ चेंज कर दी गई हैं ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जा सके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं डाटा को अपने। तो देखिए फर्स्ट केस की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो जो ये क्लाइंट था हमारा, ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट था हमारा जिसका नाम था एबीसी एंटरप्राइजेस, राइट। और इसकी 2023 में जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ उसके अंदर 3 करोड़ 25 लाख रुपए की सेल्स इसने की थी। और जो ये करंट ईयर है 2024 फाइनेंशियल ईयर, इसमें इसने प्रोजेक्ट किया था कि ये लगभग 4 करोड़ रुपए की सेल्स को अचीव करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स में इसका काम था, दोनों विंटर और समर गारमेंट्स दोनों में काम करता था। कमर्शियल सिविल का CMR 2 था क्लाइंट का। दो लोग थे इसमें गारंटर एग्जिस्टिंग केस में, इसका एक का सिबिल स्कोर था 777 और दूसरे का था 731, यानी कि सिबिल वाइज बहुत ही एक्सीलेंट क्लाइंट का कंडक्ट था। एंड देन उसके बाद बात करें तो जो ये एबीसी एंटरप्राइजेस है, इसमें जो प्रोपराइटर था उसका नाम था मिस्टर ए, और साथ में जो गारंटर था, प्रॉपर्टी ओनर जो था, वो था मिस्टर बी, जो कि मिस्टर ए का रियल ब्रदर था, राइट। इस क्लाइंट की हमारे पास खाली 30 लाख रुपए की ही लिमिट चल रही थी, जिसका एक्सीलेंट बैंकिंग कंडक्ट था, कोई भी दिक्कत नहीं थी बैंकिंग कंडक्ट में। और 30 लाख लिमिट के साथ साथ उसका एक 40 लाख रुपए का लैब भी चल रहा था, और जो 40 लाख रुपए का लैब था वो भी वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए ही उसको दिया गया था, उसको कोई कैपेक्स या बिल्डिंग या मशीनरी के लिए नहीं दिया गया था, सिर्फ वर्किंग कैपिटल में यूज करने के लिए दिया गया था, और हमारे ही बैंक ने दिया था, राइट। तो 30 और 40 यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए क्लाइंट ने हमारे से 70 लाख रुपीज की फंडिंग उठा रखी थी। और उसकी सेल्स कितनी थी? 3.25 करोड़, जो लास्ट अचीव थी। अगर इसका 20% करें हम, तो 3.25 करोड़ का 20% बनता है 65 लाख रुपए। तो अप्रोक्सीमेटली 65 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट बनती है, जिसमें से 70 लाख रुपए की उसने फंडिंग ऑलरेडी उठा रखी थी, चाहे 40 लाख रुपए लैब की शेप में ही हो। और अगर लैब के ट्रैक की बात करें तो लैब का ट्रैक सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड था, कोई भी EMI बाउंस नहीं थी। और दोनों लिमिट और लैब एक सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर ही चल रहे थे, जिसकी टोटल वैल्यू थी अराउंड 2.5 करोड़ रुपीज की। तो प्रॉपर्टी वैल्यू भी अपने पास हेल्दी प्रॉपर्टी वैल्यू थी, प्रॉपर्टी वैल्यू भी हमारे पास अच्छी खासी थी। अगर हम 40 लाख रुपए लैब को 50% LTV पे मान लें, और ये मानने की 40 लाख रुपया लैब देने के लिए 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू यूज होगी, तो 2.5 करोड़ में से 80 लाख रुपए अगर माइनस कर दे तो 1.7 करोड़ रुपीस की फिगर हमारे पास बचती है, कि जो कि हमारी लिमिट स्ट्रक्चर के लिए यूज हो सकती है। तो 1.7 करोड़ रुपीस की जो प्रॉपर्टी वैल्यू बचती है, उसमें से हमने 30 लाख रुपए की लिमिट दी हुई थी। और अभी भी 30 लाख रुपए की भी अगर लिमिट को अगर 100% पे हम माइनस कर दें, ये प्रज्यूम करके कि हमने प्रॉपर्टी वैल्यू को 100% लिमिट दे रखी है, तब भी 1 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे पास स्पेयर बचती थी। तो यानी प्रॉपर्टी वैल्यू काफी अच्छी खासी थी, सेल्स में कोई इशू नहीं था, और उसके बाद उसके कंडक्ट में इशू नहीं था, कोई सिबिल स्कोर्स में इशू नहीं था। तो ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट था जिसका मैंने आपको पिक्चर बताया। अब ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट के हम आपको वो फाइनेंशियल्स दिखा देते हैं एक बार, कि ब्रीफ फाइनेंशियल्स कैसे थे। कि 2023 के हमारे पास प्रोविजनल रिजल्ट्स आए नहीं थे, प्रोविजनल रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो 2023 की खाली हमारे पास सेल्स की फिगर थी। तो छोटा केस था, तो इस वजह से प्रोविजनल फाइनेंशियल्स नहीं लिए थे। तो 2020 में 80 लाख रुपए का सेल्स किया था, 2021 में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सेल्स किया, 2022 में 1 करोड़ 80 लाख रुपए का सेल्स किया, और 2023 में अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ 25 लाख रुपए का सेल्स किया। तो सेल्स में अच्छा खासा क्लाइंट ने हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिखाया। एबिटा मार्जिन भी क्लाइंट ने 9%, 8%, 8%, मतलब 8 से 9% की रेंज में रखा, और गारमेंट्स के बिजनेस में इतना एबिटा मार्जिन बिल्कुल जेन्युइन है। पैट मार्जिन बहुत ही हेल्दी दिखा रखा था क्लाइंट ने, 6%, 7%, 7% का पैट मार्जिन। और 2023 का भी हमने अप्रोक्सीमेटली एडवांस टैक्स चेक कर लिया था, तो उसके हिसाब से भी उसका पैट मार्जिन मोर और लेस सेम लेवल पे ही जा रहा था। कैपिटल भी ठीक ठाक इन्वेस्टेड थी, 67 लाख रुपीज की, 72 लाख रुपीज की, 98 लाख रुपीज की, और ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही थी। तो कैपिटल में भी कोई क्लाइंट ने इशू नहीं किया हुआ था। डेट की बात करें तो खाली 9 लाख रुपए का डेट था 2020 में, 9 लाख रुपए का डेट था 2021 में, और 2022 में 77 लाख रुपीस का डेट हो गया। 2022 में ही क्लाइंट ने हमसे ये लिमिट की बोरिंग 30 लाख की, और ये लैब जो था
लैब की बोरिंग, लैब इसने 50 लाख रुपए का लिया था, तो 10 लाख रुपए इसने माइनस मतलब रिटर्न कर दिए थे 2 सालों में, तो 40 लाख रुपए का अभी प्रेजेंटली लैब का आउटस्टैंडिंग रह गया था। तो इस वजह से 2022 में आउटस्टैंडिंग 50 और 30 80 बनती है, पर कुछ रीपेमेंट के बाद 77 लाख रुपीज की आउटस्टैंडिंग आ रही थी, कुछ लिमिट की यूटिलाइजेशन भी थोड़ी बहुत कम होगी। तो ये डेट बर्डन उसका यहाँ पे आप अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स इसका डेट बर्डन हो गया था 2022 में, और 9 टाइम्स डेट बर्डन बढ़ाने के बाद इसकी टर्नओवर में हमें कुछ अच्छा खासा इसके बाद जंप नजर आया, राइट। तो लीवरेज रेशो क्लाइंट की बहुत अच्छी थी 0.6 0.4, और यहाँ पे डेट बढ़ने की वजह से थोड़ी सी 1 के ऊपर चली गई, बट स्टिल वेरी सेटिस्फैक्टरी लीवरेज रेशो। करंट रेशो बहुत सेटिस्फैक्टरी 2.3 3.2 2.8, हालांकि हम बोलते हैं कि करंट रेशो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बट खैर चलो एक सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि करंट रेशो चलो ठीक है क्लाइंट की। डेटर डेज उसके काफी ज्यादा हाई थे 259 195 206, ऑल्दो इसमें पॉइंट है कि भाई हर साल में डेटर डेज इतने ही लेवल पे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं डेटर्स डेज। तो 206 डेज के ऊपर यहाँ पे स्टेबल थे, 2020 के कंपैरेटिवली तो कंट्रोल में ही आए थे। इन्वेंट्री साइकिल भी उसका जो 5 महीने का इन्वेंट्री साइकिल यहाँ पे था 147 डेज का, तो वो 100 डेज के करीब आया था। तो गारमेंट्स के बिजनेस में 100 डेज का इन्वेंट्री लेवल बहुत सेटिस्फैक्टरी है। क्रेडिटर्स के लेवल्स पे हमें थोड़ी हैरानी थी कि 115 दिन मतलब 4-4 महीने का जो उधार लेता था क्लाइंट, तो उसके बाद 29 दिन और 12 दिन का ही उसके बाद उधार पीरियड रह गया था क्लाइंट का। तो उससे हमने क्लाइंट से इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई ऐसा कैसे। तो क्लाइंट ने बोला था कि आपकी ये जो 9 टाइम्स मैंने एनहेंसमेंट ली है, 9 टाइम्स जो एनहेंसमेंट ली है, तो आप बोलोगे कि 9 टाइम्स टर्नओवर नहीं बढ़ी, तो इसका मैंने यूज आप अपने क्रेडिटर लेवल्स को ही कम करने के लिए किया था, और साथ में अपना कुछ स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, और डेटर्स में थोड़ा सा उधार ज्यादा देने के लिए मार्केट में, ठीक है, कुछ टर्नओवर बढ़ाने के लिए। तो ऐसे मिक्स यूज कहते मैंने किया था, और क्रेडिटर्स को कहता मैंने आज की डेट में 12 दिन से भी कम पीरियड पे ले आया हूं। और क्योंकि इससे मेरे को क्या बेनिफिट होता है कि क्रेडिटर्स को एडवांस पेमेंट करता हूं और मेरे को कैश डिस्काउंट का बेनिफिट होता है, और इसी वजह से मेरे मार्जिन जो है कैश डिस्काउंट लेने की वजह से थोड़े ठीक ठाक नजर आ रहे हैं आपको किताबों में। तो फाइनेंशियल वाइज बात करें तो फाइनेंशियल वाइज कोई ऐसा हमारे कोई कंसर्न इसमें नजर नहीं आ रहा था। बट एक बात थी कि भाई क्लाइंट जितनी टर्नओवर लेवल पे बैठा था उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक फंडिंग लेके बैठा हुआ था, और ठीक ठाक उसके फाइनेंशियल्स थे उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास प्रपोजल क्या था। अब ध्यान से देखिएगा, क्लाइंट ने एक नई फर्म को इनकॉर्पोरेट किया था अभी अभी, मतलब मई में ही इनकॉर्पोरेट किया था। एक नई फर्म इनकॉर्पोरेट की थी बीसीडी निटवेयर, जिसमें क्लाइंट का जो भाई था उसको प्रोपराइटर बनाया गया। पहले प्रोपराइटर कौन था? मिस्टर ए। अब मिस्टर बी को प्रोपराइटर बना दिया गया नई फर्म में, राइट। तो नई फर्म में क्लाइंट कहता मेरे को 1 करोड़ रुपए की लिमिट की फंडिंग चाहिए, लिमिट, ओडी लिमिट, कोई कैपेक्स टर्म लोन नहीं, कोई मशीनरी के लिए टर्म लोन नहीं, ओडी लिमिट चाहिए 1 करोड़ रुपए की। तो प्रॉपर्टी वैल्यू में तो अच्छा खासा मार्जिन हमारे पास बचा हुआ था, तो प्रॉपर्टी वाइज तो कोई दिक्कत थी नहीं। वो कहता कि क्योंकि ये नई फर्म है, इसके कोई फाइनेंशियल वगैरह तो है नहीं, कोई देखने को कुछ है नहीं आपके पास, तो आप इसको एबीसी एंटरप्राइजेस जो आपके पास एग्जिस्टिंग फर्म चल रही है, एग्जिस्टिंग फर्म चल रही है, उसके कंफर्ट के बेस पे हमें इस फर्म की लिमिट दे दो, उसके कंफर्ट के बेस पे, उसकी कॉर्पोरेट गारंटी के बेस पे, राइट। तो हमने पूछा कि भाई अच्छा 1 करोड़ रुपए की आपको इसमें लिमिट चाहिए, तो आप सेल्स कितना करोगे इस साल में, क्योंकि मई में आपने इनकॉर्पोरेट कर ली है, तो आप सेल्स कितना क्लोज करोगे? कहता मैं इस फर्म में 1.5 करोड़ रुपीस की सेल्स कर दूंगा FY24 में। हमने कहा कि 1.5 करोड़ की सेल्स करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए की लिमिट चाहिए, तो ये हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट था। जबकि यहां पे देखा जाए तो उसने 3.25 करोड़ की अगर ग्रुप फर्म में सेल्स कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट इसने 30 लाख रुपए की लिमिट ली हुई थी, राइट। तो हमने देखा कि भाई देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक लॉजिक समझना पड़ेगा कि जब भी कोई नई फर्म का केस आए तो हम एग्जिस्टिंग फर्म के कंफर्ट के बेस पे केस करते हैं, एग्जिस्टिंग फर्म का कंफर्ट लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है वो इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो आपकी नई फर्म का डेट का भार भी उठा सके और अपना अपने डेट का भार भी उठा सके, राइट। कल को ये फर्म अगर फेल हो गई, इसमें कुछ धंधा ना हुआ, तो इसके डेट को चुकाएगा कौन? इसके डेट को तो एग्जिस्टिंग फर्म ही चुकाएगी ना। अगर एग्जिस्टिंग फर्म ही ओवरलोडेड हुई तो फिर तो कैसे आप काम करोगे? हमने बोला कि भाई जो कॉर्पोरेट गारंटर है, जो कॉर्पोरेट गारंटर को आप समझ लीजिए हमारी देसी लैंग्वेज में कि जो बाप है,
उसको तो हमने 30 लाख रुपए की फंडिंग के लायक समझ रखा है कि 30 लाख या 40 लाख 70 लाख रुपए की फंडिंग लगा लीजिए, और आप कह रहे हैं कि उसकी गारंटी के बेस पे जो है नया बच्चा है उसको 1 करोड़ रुपए दे दे, वो भी दूसरे भाई की फर्म है, कल को ये भाई सेपरेट हो जाए तो हमें क्या पता। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गारंटर को ऑलरेडी हमने ठीक ठाक फंड किया हुआ था पहले, और पहले ही कॉर्पोरेट गारंटर लोअर फंडिंग वाला था, तो लोअर फंडेड वाली फर्म की गारंटी के बेस पे एक दूसरी फर्म को उससे भी ज्यादा फंडिंग दे दे। जो हमारी एक बड़ी फर्म है, जो बाप है, उसको तो हमने कम फंडिंग दे रखी है, जो नई फर्म है, जो बच्चा है अभी, उसको बोलते हैं कि भाई उसकी गारंटी के बेस पे तो इसको ज्यादा पैसा दे दे। तो ये हमें दिक्कत वाला पॉइंट लगा। फिर हमने बोला कि भाई चलो ये बात अगर साइड पे रखें, तो दोनों फर्मों को एक फर्म मान ले, हम ये बोल रहे हैं कि दोनों फर्में एक ही फर्म है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई 1 करोड़ की सेल्स यहां पे करेगा, सॉरी 1.5 करोड़ की सेल्स यहां पे करेगा एडिशनल, और यहां पे 3 करोड़ 25 लाख से 4 करोड़ की सेल्स पे लेके जाएगा, यानी 75 लाख रुपए की सेल्स यहां पे एडिशनल करेगा। तो 75 लाख प्लस 1.5 CR, तो ये 2.25 करोड़ की एडिशनल टर्नओवर के लिए नेट शेल में ग्रुप फर्म में टोटल में अपने पास 1 करोड़ रुपए का एडिशनल डिमांड कर रहा है हमसे। तो ये हमारे लिए कंसर्न था। डेटर डेज क्लाइंट के बहुत ज्यादा हाई थे, 200 दिन प्लस के डेटर डेज थे, ये हमारे लिए कंसर्न था। फिर हमारे लिए कंसर्न था कि भाई आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपया तो मांग रहे हो, तो पर पैसा खुद का कितना डालोगे, ये तो बैंक का डेट है, ये तो बैंक का फाइनेंस है, आप अपना पैसा कितना डालोगे, आप अपनी भी तो फंडिंग बताओ ना, राइट। और पर्पस क्या था नई फर्म बनाने का, ये भी हमें समझ नहीं आ रहा था। जब गारमेंट्स में आप विंटर समर दोनों कर रहे हो, तो आप नई फर्म बना के फ्लोट क्यों कर रहे हो, कहीं दोनों भाई सेपरेट तो नहीं हो रहे, ये चीज समझनी थी। कॉर्पोरेट गारंटर लोअर फंडिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इनिशियली क्लाइंट को बिना मिले ये ओपिनियन दिया कि भाई 1 करोड़ रुपया की बात छोड़ो, अगर आपको 30-40 लाख रुपया लेना है तो बात करो, 30-40 लाख रुपया देंगे, 1 करोड़ रुपया तो नहीं देंगे, राइट। तो ये यहां पे आके हमारा काम अटक गया। तो अब कंक्लूजन क्या निकला एंड में, फिर हमने क्लाइंट की विजिट प्लान की, क्लाइंट को विजिट करने गए। हमेशा याद रखिए कि आपको कई बार बाय बुक्स देख के जो चीजें नजर आती हैं, तो जब क्लाइंट से आप मिलते हैं तो आपकी केस के बारे में पिक्चर चेंज हो सकती है, राइट। तो हमेशा क्लाइंट की विजिट्स को बहुत सीरियसली लें, कोशिश करें कि आनन फानन में केस को कभी रिजेक्ट ना करें, और मिलने के बाद ही अपना फाइनल डिसीजन दें, कोशिश ये करें अगर आपके पास टाइम है। तो जब क्लाइंट की विजिट करने गए तो हमारी आंखें खुली रह गई। क्यों? क्योंकि बिजनेस सेटअप बहुत ही ज्यादा शानदार था भाई, लग ही नहीं रहा था कि ये 3.25 करोड़ की सेल्स करने वाला क्लाइंट है। मार्केट फीडबैक चेक कराया तो बहुत ही एक्सीलेंट मार्केट फीडबैक क्लाइंट का सामने आया हमारे पास। क्लाइंट की विजिट की डिस्कशन से हमें समझ आया कि भाई क्लाइंट ने बिजनेस को ही बहुत एक्सपेंड कर दिया है। हमारे पास जब तक ये लास्ट केस था तो ये 75 गज की फैक्ट्री में ऑपरेट कर रहा था। अब इसने 2 महीने पहले अपनी फैक्ट्री चेंज करके एक नई फैक्ट्री ले ली थी, वो ऑलमोस्ट 3-4 गुना साइज की फैक्ट्री थी, 368 गज की स्क्वायर यार्ड्स की फैक्ट्री थी, जिसमें भी 3 फ्लोर बने हुए थे। तो इतना बड़ा यूनिट सेटअप उसने कर लिया था, राइट। सारी उसने इसमें पॉइंट लिखना भूल गया, मशीनरी इसने इसमें एडिशन कर ली थी 31 मार्च 2023 के बाद। हमारे पास तो 31/3/23 तक का था ना हिसाब किताब, तो उसके बाद इसने मशीनरी एडिशंस भी काफी कर ली थी नई फैक्ट्री में, नई फर्म में, और वो भी सारी ओन फंड्स से की थी, खुद के पैसे से, कोई बैंक से लोन नहीं लिया उसके लिए। लगभग 40 से 50 लाख रुपए की मशीनें ऐड की थी। पता चला कि भाई साहब ये थोड़ी सी प्रोडक्ट लाइन को एडिशन कर रहे हैं, पुरानी जो फर्म थी उसमें ये जेंट्स और किड्स के कपड़ों के ऊपर काम कर रहे थे, जो नई फर्म बनाई थी इसमें लेडीज के कपड़े को ये ऐड कर रहा था। तो बिजनेस लाइन में एडिशन हो रहा था, तो इस वजह से नई फर्म फ्लोट की गई थी। तो भाइयों की डिवीजन का कोई चक्कर नहीं था। क्लाइंट विजिट में बोला कि भाई 1 करोड़ रुपया मेरी रिक्वायरमेंट थी, पर मैं कैपिटल नई फर्म में 10 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकता। हम वहां पे चुप हो गए, भाई 10 लाख रुपए की कैपिटल डालोगे और मांग रहे हो 1 करोड़ रुपया हमसे नई फर्म में, तो ये तो हमारे लिए फिजिबल ही नहीं है। तो ये तो डेट इक्विटी रेशियो ही बहुत ज्यादा हो जाती है नई फर्म में इसके हिसाब से। तो ये हमारे लिए वहां पे विजिट के टाइम डिस्कनेक्ट वाला बन गया। फिर हमने एंड में रिजल्ट क्या निकाला, हमने कंफर्ट निकालने के लिए केस में क्या किया, हमने बोला कि भाई एक तो जो ये दोनों भाई है ना, दोनों भाई ये तो जेंट्स हैं, ठीक है, हम इनकी जो लेडीज, इनकी जो वाइफ्स है ना, उनकी गारंटी को ऐड करेंगे स्ट्रक्चर में। देखिए जब भी किसी फैमिली में, खास करके भारतीय परिवारों में, अपनी इंडियन फैमिलीज में, जब कोई लेडीज की गारंटी ऐड होती है और कोई डिफॉल्ट होता है और लेडीज को अप्रोच किया जाता है, तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल्स हिट होते हैं।
लोगों के, उनको लगता है कि भाई हमारी तो चाहे जान ले लो पर हमारे घर की लेडीज को तंग मत करो, राइट। तो हमने इस चीज को एक मतलब अपनी शील्ड बनाते हुए हमने स्पाउस दोनों भाइयों की वाइफ्स को एज अ गारंटर ऐड किया स्ट्रक्चर में। क्योंकि ये सिर्फ 10 लाख रुपए की कैपिटल डाल रहा था नई फर्म में, तो हमने बोला कि भाई आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 1 करोड़ रुपया तो भाई साहब हम नहीं दे पाएंगे, हम आपको 80 लाख रुपया देंगे, 80 लाख रुपया देंगे, जिसमें से जो 30 लाख रुपया होगा वो आपको नई फर्म में देंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, 30 लाख रुपया नई फर्म में देंगे, तो उस नई फर्म में तो 10 लाख की कैपिटल डाल रहा था, 30 लाख रुपया बैंक का फाइनेंस हो गया, तो टोटल जो इसकी डेट इक्विटी रेशो है वो 1:4 की बन गई, राइट। सॉरी 4:1 की रेशो बन गई कि 40 रुपया टोटल फंडिंग, जिसमें से 10 लाख की कैपिटल और 30 लाख का बैंक फाइनेंस, तो इसकी 25% कैपिटल की कंट्रीब्यूशन हो गई। समझ गए आप इस चीज को। और 50 लाख रुपए की फंडिंग हमने पुरानी फर्म में कर दी। हमने बोला कि भाई आपको पैसे से ही मतलब है ना, आप पुरानी फर्म में फंडिंग ले लो हमसे। पुरानी फर्म में आपकी 3.25 करोड़ की टर्नओवर है और आपकी डीएससीआर ठीक है, लैब चाहे आपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया है, तो पर हम इसको टर्नओवर मेथड में नहीं लेंगे, 20% टर्नओवर मेथड में हम ये बोल देंगे कि लैब आपका डीएससीआर से नॉक ऑफ हो रहा है, आपके कैश फ्लो से पेमेंट हो रही है, तो ये लिमिट रनिंग लिमिट नहीं है और ये हर बार हर महीने रिड्यूस ही हो रहा है, तो इसको 20% मेथड में नहीं लेंगे। तो आपकी 4 करोड़ की प्रोजेक्शन है, तो 4 करोड़ का 20% कितना बनता है, 80 लाख रुपए, और 30 लाख की लिमिट आपकी ऑलरेडी चल रही है, तो 50 लाख रुपए की जो लिमिट है हम आपको एडिशनल इस फर्म में दे देंगे, राइट। एडिशनल दे देंगे। तो क्लाइंट से हमने ये कमिटमेंट लिया कि आप जो 50 लाख रुपए जो यूज करोगे इस फर्म नई पुरानी फर्म में, उसको आप नई फर्म को कोई परमानेंट लोन देने के लिए यूज नहीं करोगे, उसको आप टाइम जब भी टाइम आएगा, जब भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसको रिटर्न बैक साथ साथ करते रहोगे। तो ये हमने अंडरटेकिंग भी ले ली। तो 30 लाख रुपए की भी जो फंडिंग हम नई फर्म में दे रहे थे, तो उसमें भी हमने 20 लाख रुपया क्लाइंट को अपफ्रंट छोड़ा और 10 लाख रुपया होल्ड कर लिया। हमने 10 लाख रुपया होल्ड किया, हमने बोला कि भाई टर्नओवर मेथड है, पहले 20 लाख रुपया लेके आपने बोला था कि नई फर्म में आप 1.5 CR की सेल्स करोगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि आप 20 लाख रुपया हमसे ले लो अपफ्रंट, 50 लाख रुपया आप पुरानी फर्म में ले लो, ठीक है। तो ये 20 लाख रुपया लेके आप नई फर्म में 1 करोड़ रुपए की सेल्स करके दिखाओ। पहले 1 करोड़ का 20% कितना होता है, 20 लाख। तो हमने बोला 1 करोड़ की सेल्स करके दिखाओ। अगर आपने सेल्स अचीव कर ली 1 करोड़ की दिसंबर जनवरी जब भी, ठीक है, तो आपको बैलेंस 10 लाख रुपया भी छोड़ देंगे बाकी की सेल्स करने के लिए, ठीक है। और 30 लाख रुपए जो हमने यहाँ पे इसको नई फर्म में दिया, एक तो ये डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करने के लिए दिया कैपिटल के साथ, दूसरा इसने 1.5 CR 1.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर की प्रोजेक्शन दी थी, तो 1.5 करोड़ का 20% टर्नओवर मेथड के हिसाब से कितना बनता है, 30 लाख रुपए। तो दूसरा एंगल ये भी था, तो दोनों एंगल से हमने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया, राइट। साथ में हमने कंडीशन लगाई कि क्योंकि हम 50 लाख रुपए आपको अपफ्रंट छोड़ रहे हैं दूसरी फर्म में 4 करोड़ की सेल्स मान के, और 20 लाख रुपए यहाँ पे आपको अपफ्रंट छोड़ रहे हैं, टोटल 70 लाख रुपए आपको अपफ्रंट दे रहे हैं, तो हम आपका अकाउंट को रिव्यू करेंगे 3-4 महीने बाद। अगर आपकी सेल्स की अचीवमेंट प्रोजेक्शंस के बराबर ना हुई, तो हम आपको 2% पीनल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इन सब चीजों के साथ क्लाइंट एग्री किया और अल्टीमेटली फिर हमने केस को अप्रूव किया। आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस जो था वो एबीसी रोलिंग मिल का केस था। रोलिंग मिल क्या होती है कि जो आयरन निकलता है ना, आयरन जो बनता है, आयरन के ना फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स राउंड्स इस तरह की चीजें होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, मतलब इस तरह की शेप का, थोड़ी सी मोटाई में होता है, मतलब आयरन स्लैब टाइप थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको मतलब रोल जो होते हैं, बड़े बड़े टायर्स रोल, मतलब आयरन के रोल होते हैं, मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऊपर होते हैं, तो उसमें से बीच में से ऐसे गुजारा जाता है उसको। बीच में से जब गुजारा जाता है तो ये ना एक पतली सी प्लेट बन जाती है, मतलब इसकी थिकनेस कम हो जाती है। जैसे ये 15 mm अगर मोटा था, तो मान लीजिए ये 5 mm मोटा रह गया, तो उसकी थिकनेस रिड्यूस होती है, राइट। तो इसको पत्ता बोलते हैं, पतरा बन जाता है उसका, ठीक है। तो पतरा बनाने का इसका काम था कि पतरा मतलब कि एक बहुत ही थिन थिकनेस वाला आयरन बनाने का, राइट। तो 2021 में सेल्स किया था 56 करोड़ रुपीस, 2022 में सेल्स किया था 53 करोड़ रुपीस, 2023 में बहुत शूट अप हो गया, 93 करोड़ रुपीस का सेल्स कर दिया इसने। एबिटा मार्जिन बहुत ही कम था, 1.55%, 2% और 1.9% का एबिटा मार्जिन। पैट मार्जिन तो उससे भी गिरा हुआ, 0.09%, 0.25%, 0.4%।
AT&W 3.4 करोड़, 4 करोड़ एंड 5.4 करोड़। तो ये तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे थी, ठीक थी। ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे था, ठीक था। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था। एबिटा और पैट मार्जिन पे क्वेश्चन मार्क था। डेट इसका 4 करोड़ था, यहाँ पे लिमिट यूटिलाइजेशन कम थी तो 2.8 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे लिमिट इसकी बढ़ गई थी 2023 में, तो लगभग 7 करोड़ के करीब की लिमिट यूटिलाइजेशन चली गई, राइट। करंट रेशो 1 की सॉरी लीवरेज रेशो 1.7, 1.7, 1.9। तो लीवरेज रेशो इसकी ओके थी, क्लाइंट की लीवरेज रेशो में कोई इशू नहीं था। यहाँ पे डेट इसका बढ़ गया था, तो टर्नओवर भी बढ़ा, डेट भी बढ़ा। करंट रेशो इसका 1, 1.1, 1.2। करंट रेशो थोड़ा सा लोअर साइड पे था। आपको पता है कि अगर आपको MPBF 2 फिट करना है तो उसके लिए आपको 1.33 का करंट रेशो चाहिए। तो कहीं ना कहीं 1.2 रेशो का मतलब हो गया कि आपका MPBF शॉर्टफॉल है। स्टॉक डेज 12, 18 और 17 दिन का। डेटर्स थोड़े से अराउंड 1 मंथ के डेटर्स थे। क्रेडिटर्स बहुत नेग्लिजिबल थे, सिर्फ 2 दिन के ही रह गए थे क्रेडिटर्स। तो जो ये आयरन एंड स्टील्स की प्रोफाइल होती हैं, इनमें जो स्टॉक होता है, इनमें जो मूवमेंट होती है, वो बहुत ही फास्ट मूविंग चीजें होती हैं। और प्राइस फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी बंदा ज्यादा देर स्टॉकिंग अपने पास रख नहीं सकता। जितना ज्यादा देर स्टॉकिंग रखेगा उतना ही प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से वो मर सकता है। तो इस वजह से स्टॉक हाथ की हाथ बना के हाथ की हाथ ही निकालना पड़ता है। और क्रेडिटर्स भी मार्केट में उधार नहीं देते। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, तो इसीलिए इसके जो क्रेडिटर डेज थे परचेजिंग वाली साइड पे वो बहुत ही कम थे, क्योंकि उधार मिलता नहीं था। उधार भी अगर मिलता भी है मार्केट से तो आपको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लेना पड़ता है लोगों से, ठीक है। डेटर वाली साइड पे इनको आगे उधार देना ही पड़ता है, इसमें इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी के ऊपर ये गेम खेलते हैं, राइट। स्टॉक डेज जिनके होते हैं वो कम ही होते हैं। मैंने आपको बताया 10 से 15 दिन का स्टॉक ये रखते हैं, ये नॉर्मल फीचर है। तो ये भी नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था, इनकी प्रोफाइल के हिसाब से ये भी नॉर्मल था। करंट रेशो में थोड़ा डिस्कनेक्ट था, हमें डेट चेक करना था, हमें पैट पे डिस्कनेक्ट था। पैट पे भी डिस्कनेक्ट नहीं था एज सच। एबिटा मार्जिन इस इंडस्ट्री में लोअर साइड पे ही होता है, 2% के करीब का एबिटा मार्जिन होता है। और टर्नओवर के ऊपर भी हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट था कि भाई इतनी टर्नओवर कैसे बढ़ गई, राइट। तो ये चीज समझ आ गई, ये इसकी फाइनेंशियल्स की पोजीशन थी। देन हमने क्या चेक किया कि इसमें देखा हमने कि भाई क्लाइंट ने 6 महीने पहले ही एनहेंसमेंट ली थी। 6 महीने पहले ही उसने अपनी लिमिट 4 करोड़ से 7 करोड़ रुपए करवाई थी। अब बोल रहा है कि 7 करोड़ से 10 करोड़ कर दो, तो 3 करोड़ की एनहेंसमेंट फिर से मांग रहा था। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हमें प्रपोज कर रहा था जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर थी, इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड नहीं थी, ग्राम पंचायत एरिया में लोकेटेड थी, एक गांव में लोकेटेड, गांव टाइप मतलब गांव की लोकेलिटी में आती थी। तो 10 करोड़ की उसकी वैल्यू थी, तो मतलब 100% वैल्यू के ऊपर हमारे पास केस जो था वो प्रपोज हो रहा था। प्रोफाइल आयरन एंड स्टील की रिस्की मानी जाती है और लोअर मार्जिन वाली मानी जाती है। एनपीबीएफ शॉर्टफॉल नजर आ रहा था। ड्राइंग पावर इसकी 7.2 करोड़ की बन रही थी, उसके अगेंस्ट लिमिट यूटिलाइजेशन 6.3 करोड़ की थी और हमसे 10 करोड़ की लिमिट की डिमांड कर रहा था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था कि भाई डीपी कैसे बनेगी आपकी 10 करोड़ की लिमिट के लिए। फाइनेंशियल्स में देखा तो उसने ग्रुप फर्म्स को 1.25 सीआर की डाइवर्जन की हुई थी, जो कि AT&W में ऑलरेडी हमने माइनस करी हुई है यहाँ पे। तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए की इसने ग्रुप फर्म को पैसा उधार दिया हुआ था। इसकी बैंक स्टेटमेंट को चेक किया तो हमने पाया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट अनइवन हो रही है। कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल गया 40 लाख रुपए का पेमेंट हुआ, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ 30 लाख रुपए का, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ 32 लाख रुपए का, कभी 50 लाख रुपए का। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में अनइवननेस नजर आ रही थी और कई महीनों में इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी कम नजर आ रहा था। तो इसका ये भी हो सकता था क्योंकि यहाँ पे सेल्स बहुत जंप हुई थी क्लाइंट की, तो ये भी हो सकता था कि इसने कहीं सिर्फ ट्रेडिंग करके तो सेल्स तो नहीं बढ़ा दी, कहीं ऐसा ना हो कि इसने मैन्युफैक्चरिंग कम की हो, कहीं इसने मैन्युफैक्चरिंग कम ना की हो तो उसकी वजह से इसने ट्रेडिंग करके या सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठा के यहाँ पे सेल्स बढ़ गई हो, जबकि क्वांटिटी वाइज सेल्स इतनी ना बढ़ी हो। तो अनइवन इलेक्ट्रिसिटी बिल से थोड़ा सा हम कंसर्न हो गए थे। क्रेडिटर्स नेग्लिजिबल थे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इसका पॉइंट का रेलिवेंस नहीं है। सिबिल्स में कुछ लोन्स इसके SMA 2 और SMA 1 आ रहे थे पिछले 8 महीने पहले के, कुछ कुछ टर्म लोन्स, ऑटो लोन्स, कुछ पुराने GCL इसके थे, उसमें SMA 2 और SMA 1 रिपोर्टिंग्स आ रही थी। जो ये इंडस्ट्री थी आयरन एंड स्टील की, जिस एरिया में थे ये इंडस्ट्री, उसको मंडी गोविंदगढ़ का एरिया बोलते हैं पंजाब में। तो मंडी गोविंदगढ़ आयरन आयरन पता नहीं आयरन कौन सी किंग आयरन आयरन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ऐसे कुछ बोला जाता है। तो मंडी गोविंदगढ़ में लोकेटेड थी ये। तो मंडी गोविंदगढ़ में जो ये रोलिंग मिल वाले थे वो पहले बहुत बर्बाद हो चुके थे, तो हम सबको इनकी हिस्ट्री पता थी सबकी। तो इस फैक्ट्री को भी 6 साल पहले टोटली मंडी को शट डाउन होने की वजह से इस फैक्ट्री को भी बंद कर दिया गया था 6 साल पहले। तीसरा हमारे पास लास्ट पॉइंट था कि
जो ये आयरन एंड स्टील को जो ये पतला करना होता है, जो ये मोटे थिकनेस वाले आयरन की प्लेट को यहाँ पे डाल के उसको कम थिकनेस में कन्वर्ट करना होता है, एक पतरे में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको गर्म करके करते हैं ऐसा। लोहे को तो गर्म करने के लिए भट्टी में गर्म करना पड़ता है थोड़ा सा, तो भट्टी में कोयला लगता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बड़ा डंडा था कि कोयले से पोल्यूशन होता है, ऐसे है वैसे है, तो उन्होंने बोला था कि कोयला नहीं यूज करना, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाओ, नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाओ। तो इस उन्होंने मंडी गोविंदगढ़ में सारी रोलिंग मिल्स के ऊपर डंडा कर दिया था इस चीज़ का। जिन्होंने ये चीज़ नहीं बिछाई थी उनके यूनिट्स ही आके ताला डाल गए थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले। तो ये हमने न्यूज़ में देखा था गूगल चेक पे। तो हमने ये भी कंसर्न था कि भाई इसने नेचुरल गैस का प्लांट लगाया कि नहीं लगाया, अगर कहीं ना लगाया हो तो पता लगे कि इसकी भी शट डाउन कर जाए। तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे थे प्रपोजल की अंडरराइटिंग के टाइम, राइट। तो अब हमने जब विजिट किया तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी क्लाइंट की, चाहे वो ग्राम पंचायत एरिया था, पर वो नेशनल हाईवे पे लोकेटेड थी प्रॉपर्टी। नेशनल हाईवे तो समझते हैं ना, जीटी रोड पे नेशनल हाईवे पे प्रॉपर्टी लोकेटेड थी। तो नेशनल हाईवे पे तो जो प्रॉपर्टी होती है वो तो बहुत ही अच्छी होती है, इतनी चौड़ी सड़क है, कल को बेचनी हो तो लोग हंस के लेते हैं। उसके बाद उसकी हमने, क्योंकि हमें ट्रेडिंग सेल्स का डाउट था, तो हमने इसकी क्वांटिटी वाइज सेल्स मंगवाई, क्वांटिटी वाइज सेल्स मंगवाई। तो हमने पाया कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी इंक्रीज हो रही थी, और ट्रेडिंग सेल्स का पोर्शन अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्शन के बाद एक्सक्लूड करके 4% का निकल के आया। तो हम सेटिस्फाई हो गए कि 96% क्लाइंट की मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ही है। इसको हमने एक और चीज़ से भी वेट किया, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो 96% मैन्युफैक्चरिंग सेल्स भी है और उसकी प्रोडक्शन भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही थी। इसके बाद क्लाइंट से मीटिंग पे हमने जब पाया तो हमें पता लगा कि जो ये लोहे की बड़ी थिकनेस वाले, जो ये थिकनेस है, ठीक है, तो ऐसा साइज का जो फ्लैट होता है उसकी ये थिकनेस है, उसको कम कम करके ऐसे इतनी कम थिकनेस वाला जैसे पतरा बना दिया, ठीक है। तो ये प्लेट टाइप पतरा सा बन गया कम थिकनेस वाला, ठीक है। अब इसको एक, जो ये रोलिंग मिल वाले होते हैं ना, वैसे तो रोलिंग मिल्स अकेली यहाँ तक काम करती है कि ये पतरा बना दिया, उसके बाद इसको आगे इंडस्ट्री में भेज दिया, लोगों ने इस पतरे को काट काट के कुछ करके अपने अकॉर्डिंग मटेरियल डिजाइंस गाड़ियों में कुछ में अलग अलग इंडस्ट्री ने यूज कर लिया। इसने एक और एडिशन अपने बिजनेस में किया था 2023 में, जिसकी वजह से इसकी सेल्स बढ़ी थी। सेल्स इसकी 53 करोड़ से 93 करोड़ हो गई थी ना, तो इस वजह से हुई थी क्योंकि इसने पाइप प्लांट लगाया था, पाइप प्लांट लगाया था कि इस पतरे को मोल्ड करके, ये जो हम हमारे घरों में या अलग अलग जगह पे ये पाइप्स वगैरह लगती हैं, तो लोहे की पाइप्स बनाने का इसने काम ऐड कर दिया था, राइट। तो ये जो पाइप लगाने का इसने नया प्रोजेक्ट बनाया था, नया प्रोजेक्ट लगाया था, नया फाइनेंस किया था, तो इसने ये इन्वेस्ट पंजाब स्कीम के अंदर किया था। इन्वेस्ट पंजाब स्कीम पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि जिसमें नई इंडस्ट्रीज को नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रमोट किया जाता है, और सरकार सब्सिडी बेनिफिट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जीएसटी में काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है उनको। तो इन्वेस्ट पंजाब स्कीम के अंडर उसने प्रोजेक्ट लगाया था पाइप प्लांट का। तो पाइप प्लांट की सेल्स इसकी अराउंड 22 करोड़ की सेल्स हुई थी इसकी 2023 में, 22 करोड़ के अराउंड की सेल्स हुई थी 2023 में। तो उसकी वजह से इसकी जो टर्नओवर थी इसमें हमें शार्प इंक्रीज नजर आया था, क्योंकि इसमें पाइप वाले प्लांट की एडिशंस की सेल्स काफी थी, समझ गए। तो उसका एमपीबीएफ शॉर्टफॉल था, ड्राइंग पावर शॉर्टफॉल था। तो ड्राइंग पावर में अगर आप ध्यान से देखें तो 7 करोड़ की उसकी लिमिट के अगेंस्ट उसकी 7.2 करोड़ की ड्राइंग पावर तो थी, पर उसने लिमिट यूटिलाइजेशन तो उसके अगेंस्ट 6.3 करोड़ ही कर रखी थी ना। ऐसे तो नहीं था ना कि 7 करोड़ की 7 करोड़ यूटिलाइज्ड है। तो 7 करोड़ की ड्राइंग पावर के अगेंस्ट अगर 6 करोड़ ही यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे ही उसका तो अपना 1 करोड़ रुपए का तो यहाँ पे ही उसके पास मार्जिन था, यहाँ पे ही मार्जिन था ना, 1 करोड़ रुपए की तो मार्जिन यहीं भी बचा हुआ था। तो उसने 1 करोड़ रुपया 31/3/23 के बाद और इन्फ्यूज कर दिया था बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो हमें विजिट के टाइम पे पता चला, और उसने लेजर अकाउंट दिखा के, बैंक स्टेटमेंट दिखा के भी हमें जस्टिफाई किया। तो उससे हमारी ड्राइंग पावर को बूस्ट मिल गया और भी, करेक्ट। तो 1 करोड़ का उसने इन्फ्यूजन किया। जो पोल्यूशन और पाइपलाइन वो बिछा चुका था नेचुरल गैस की, तो उसने हमें सारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की अप्रूवल भी दिखा दी। तो ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ। ग्रुप फर्म से जो ये पैसा आना था, ग्रुप फर्म को जो इसने 1.25 करोड़ रुपया, 1,25,00,000 रुपया एडवांस दिया होता, तो उसकी अपफ्रंट रिकवरी के लिए कि वो पैसा अपफ्रंट वापस आ जाएगा मेरी किताबों में और हमेशा और दोबारा डिवर्ट नहीं होगा, तो उसका उसने हमें कमिटमेंट कर दिया था। तो वो हमारा 1.25 करोड़ जो था,
तो वो हमने जो कैपिटल में से माइनस किया हुआ था वो 5.5 करोड़ की कैपिटल में से, तो उसमें हमने ऐड कर दिया, तो हमारा एमपीबीएफ भी इंप्रूव हो गया और 1 करोड़ की इन्फ्यूजन भी हमने डाल दी। तो 1 करोड़ की इन्फ्यूजन डालने से और एमपीबीएफ को बूस्ट मिल गया और डीपी को भी बूस्ट मिल गया, और प्रोजेक्शंस में हमारा जो एमपीबीएफ था वो सेट हो गया। बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चेक मिला, मार्केट रेफरेंस चेक क्लाइंट का। और जो क्लाइंट का पास्ट था कि क्लाइंट ने 6 साल पहले फैक्ट्री बंद की थी, तो उसमें हमने रेफरेंस चेक निकाल के नजर पाया कि क्लाइंट ने फैक्ट्री को बंद करके किराए पे दे दिया था, लीज्ड आउट कर दिया था किसी थर्ड पार्टी को। तो उस समय मंडी गोविंदगढ़ के हालात सबको ही मालूम थे कि भाई सबने ही ऐसे ही किया था, लीज्ड आउट किया था। पर मुद्दे की बात ये थी कि क्लाइंट उस टाइम जीरो डेट पे था, क्लाइंट जीरो डेट पे था। क्लाइंट ने किसी भी सिंगल पर्सन का भी मार्केट में पैसा नहीं मारा। लोग तो दिवाला निकल गया था लोगों का उस टाइम, तो जो हमें प्रैक्टिकली पता ही अपने लोकल मार्केट होने की वजह से लोगों का तो दिवाला निकल गया था। लोगों ने तो कितने पैसे मार दिए थे, लोगों के भी, दूसरों के भी और बैंकों के भी। इस बंदे का फीडबैक हमें मार्केट से काफी जगह से चेक किया और पाया कि इसने एक भी पर्सन का पैसा नहीं डुबाया, और बैंक से ये जीरो डेट पे था बंदा, अपनी ही कैपिटल पे काम कर रहा था और अपनी ही मर्जी से, क्योंकि उस टाइम लॉसेस चल रहे थे सरकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से, तो उन्होंने सब मंडी गोविंदगढ़ में सबने फैक्ट्रियों को बंद किया था। तो इसने भी उसी चक्कर में बंद किया था कि लॉसेस खाने से अच्छा है कि फैक्ट्री को लीज आउट करके कुछ रेंटल इनकम ही कमा ली जाए, राइट। तो जो ग्रुप फर्म्स को हमने पैसे एडवांस की बात की, तो इसकी 3 से 4 ग्रुप फर्म्स थी, 3 से 4 ग्रुप फर्म्स थी क्लाइंट की। तो हमने कहा कि भाई उनकी डिटेल दो। तो हमने उन 3-4 ग्रुप फर्म, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का केस था, वो भी मंडी गोविंदगढ़ था, जिसकी 5-6 साल पहले इतनी बैड न्यूज थी, तो हमने थोड़ा सा डीप डाइव करके अंडरराइटिंग करनी थी। तो तीनों चारों फर्म का सिबिल्स, एक्सीलेंट सिबिल्स आए थे, एक्सीलेंट सिबिल थे उनके, और उनके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग थे, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग थे। वो सारी की सारी फर्म 150 करोड़ से लेके 200 करोड़ की टर्नओवर करने वाली फर्म्स थी और बहुत ही कम डेट पे ऊपर काम कर रही थी। तो ये हमारे लिए बन गया। एबिटा वाला पॉइंट उसका जो था वो जेन्युइन भी था। क्लाइंट कहता कि प्राइस फ्लक्चुएशन हमारे रोज दिन में 4-5 बार 10 बार प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। तो कहता कि हम जो काम करते हैं वो प्री ऑर्डर बेसिस पे करते हैं। प्री ऑर्डर बेसिस का मतलब कि हम जो ऑर्डर पहले बुक कर लेते हैं और उसके ऊपर प्राइस अपना फिक्स कर लेते हैं। तो इस वजह से जो बाद में जब प्राइस की फ्लक्चुएशन आती है, तो जिस बंदे ने हमसे एक प्राइस पे ऑर्डर ऑलरेडी ले लिया, तो वो उसको चेंज नहीं करता फिर। तो इसकी वजह से हम प्राइस फ्लक्चुएशन से बचे रहते हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर पहले ही प्री वैल्यू पे लिया होता है और हमें मार्केट की समझ इतनी हो चुकी है, क्योंकि हम 40 साल से इस इंडस्ट्री में है कि प्राइजेस किस ट्रेंड पे जा रहा है, कैसे आगे ट्रेंड होगा। तो मोटा मोटा हम सही कैलकुलेशंस पे ही ऑर्डर को बुक करते हैं। तो इस वजह से एबिटा मार्जिन्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ठीक ठाक रेंज में आपको नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप डाइव हो गए एबिटा मार्जिन्स हमारे, राइट। तो ये चीज सामने ही वहां पे जाके, ठीक है। और उसके बाद जो SMA-2 और SMA-1 का जो पॉइंट था उसका यहाँ पे, तो उसमें जो था उसका एक सरकारी बैंक से लोन चल रहे थे, ये वाले सरकारी बैंक से लोन चल रहे थे। तो सरकारी बैंक ने कोई ECS सिस्टम नहीं लगाया हुआ था। ECS सिस्टम ना होने की वजह से उसकी EMI जो थी वो ऑटो डेबिट नहीं होती थी। तो जब सरकारी बैंकों में कोई कॉन्करेंट ऑडिटर आता था और वो देखता था कि भाई अकाउंट ओवरड्यू में जा रहा है, तो वो फोन करवाते थे क्लाइंट को, और क्लाइंट अपना जब उनका फोन आता था तो हाथ के हाथ पैसा जमा करवा देता था, पैसा डिपॉजिट करवा देता था। तो फिर हमने क्या किया कि हमने इनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मंगाया। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में पाया कि भाई ओवरड्यू थे, पीनल पड़ रहे थे, ओवरड्यू चार्जेस पड़ रहे थे। फिर हमने बैंक स्टेटमेंट